सर स्क्रीन शो हो रहा है ना? हेलो? हाँ मैडम। ओके सर, स्टार्ट कर हाँ मैडम, हाँ। ओके सर। हाँ। ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने विज्ञान भाग के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में यहाँ पे थोड़ी जानकारी लेंगे और हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 3 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको जो आंसर लिखने का तरीका है वो किस प्रकार से है, उनकी जो मार्किंग स्कीम है वो किस प्रकार की है। यानी किन-किन मुद्दों पे आपको नंबर मिलते हैं और आपका नंबर कहाँ पे कटता है, आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो जो प्रश्न क्रमांक 3 होता है उसमें कुल आपको 7 प्रश्न दिए जाते हैं। उन 7 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 अंकों का होता है और कुल मिला के जो प्रश्न तीसरा होता है वो 15 अंकों का होता है। ये मैंने पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से लिया है और मुझे क्लियर पेपर नहीं मिला इसलिए मैंने ये पीपीटी बना दिया इसी से। तो सबसे पहले देखिए आपको जो दिया गया है वो डायग्राम के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। ये पहले ही चैप्टर का प्रश्न है। आपको इस प्रकार से आकृति दी जाएगी। सभी प्रश्न अलग-अलग होते हैं यहाँ पे, आपको उसका फॉर्म देखने मिलेगा यहाँ पर। जो पहला प्रश्न है वो पहले ही पार्ट से है, गुरुत्वाकर्षण से और इसमें आकृति दी गई है आपको। ग्रह की सूर्य के परितः परिभ्रमण कक्षा की आकृति का निरीक्षण कीजिए और इससे संबंधित 3 नियम लिखिए। हाँ, आपको जो यहाँ पे दिया है कि सूर्य के परितः परिभ्रमण कक्षा की आकृति का निरीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये आकृति ध्यान में होनी चाहिए, है ना? आकृति अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये केपलर के बारे में दिया गया। केपलर के जो नियम है उसके बारे में आकृति दी गई है और आपको लिखा गया है 3 नियम यानी कि आपको केपलर के जो 3 नियम हमारे टेक्स्ट बुक में हैं, वो तीनों ही नियम लिखने पर आपको कि तीनों नियम याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको जितना आता है अगर आपको पहला आता है तो आप पहला लिख लीजिए, 2 आता है 2 ही लिखिए, जो भी आपको नियम याद है, सही नियम लिखिए लेकिन अगर जो पहला नियम है उसको पहला करके ही लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा नियम लिखा और उसको पहला करके लिख दिया क्योंकि आप उसको पहले ही लिख रहे हो, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। अगर आपको दूसरा याद है तो आप उसको दूसरा डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कि दूसरा नियम क्या है ना? तो पहला नियम क्या है कि सूर्य की कक्षा अंडाकार होती है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हो, सूर्य की कक्षा अंडाकार होती है, सूर्य एक नाभि पर स्थित होता है ना? जैसे कि हम लोग सर्कल देखते हैं, अगर वृत्त देखते हैं तो उसका सेंटर होता है, एकदम सेंटर में ही होता है, बीचों-बीच होता है। लेकिन अगर कोई अंडाकार पथ है, तो उसकी 2 नाभि होती है। 2 नाभि यानी क्या? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर एक नाभि यहाँ पर है, तो दूसरी नाभि यहाँ पर होती है। उसमें 2 सेंटर पाए जाते हैं। अब आपने आकृति अच्छे से किताब में देखी होगी और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सूर्य की कक्षा अंडाकार होती है, यानी कि सूर्य के परितः जो ग्रह, नक्षत्र जो भी ग्रह हैं, जो उसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, वो वृत्ताकार पथ पर नहीं होते, बल्कि अंडाकार पथ पर होते हैं। है ना? और फिर सूर्य की नाभि के मतलब सूर्य एक नाभि पर स्थित होता है। तो सूर्य होता है किसी एक नाभि पर, 2 नाभि यहाँ पर है, 2 में से किसी एक नाभि पर स्थित होता है। तो ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा क्या है? सूर्य को ग्रह से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है ना? डायरेक्टली नियम से ही मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई की बात नहीं की जा रही कि कितना उसने लंबाई तय किया है, कितनी दूरी तय की है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि समान क्षेत्रफल, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक क्षेत्रफल की बात करें, एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, है ना? ये 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं ए से बी की बात करूँ क्योंकि ये वृत्ताकार पथ है, ए से बी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको लंबाई कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि दूरी कुछ ज़्यादा है ए से लेके बी तक, लेकिन सी से लेके डी तक की दूरी कुछ कम है, ई से एफ तक की दूरी और भी कम दिखाई दे रही है आपको। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्षेत्रफल है ना? सूर्य से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य जो है उसका पथ नज़दीक है। यहाँ पे सूर्य कुछ दूर हो गया है और यहाँ पे सूर्य और भी दूर हो गया है। लेकिन अब इन दोनों ही स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, तो क्या होता है कि जो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, उन तीनों का क्षेत्रफल, यहाँ पे लंबाई की बात नहीं, क्षेत्रफल की बात हो रही है ना?
क्षेत्रफल समान व्याप्त करता है, समान समय मतलब अगर पहले 5 मिनट में इतनी दूरी तय की है, इतनी यहाँ से ए से बी तक, तो दूसरे 5 मिनट में सी से डी तक की ही दूरी तय करेगा और तीसरे 5 मिनट में ई से एफ तक की दूरी तय करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, सूर्य को ग्रह से जोड़ने वाली जो रेखा होती है, यानी यहाँ पे जो रेखाएँ हैं, है ना? रेखा की बात यानी क्या सी से एस और डी से एफ, ऐसे ही आप इमेजिनरी और भी रेखाएँ खींच सकते हो, बहुत सारे ट्रायंगल आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि सूर्य को ग्रह से जोड़ने वाली जो रेखा होती है, समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। क्षेत्रफल याद रखिए। फिर तीसरा है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय के वर्ग, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उस समय का वर्ग तथा सूर्य के बीच की दूरी के घन के, यानी ग्रह, जो यहाँ पे ग्रह है, इसका यहाँ से तो दूरी है, उसके वर्ग, उसके जो घन है, यानी अगर दूरी को आप आर ले लेते हो, तो इसका घन, और जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में टी, उसका वर्ग, ये दोनों के समानुपात में होता है ना? एक बार फिर सुनिए, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय के वर्ग ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के घन के समानुपात में, यानी उसका टी स्क्वायर फिर समानुपात है आर क्यूब, है ना? ये देखिए, ये कभी-कभी क्या होता है कि आपको ये दे दिया जाएगा खाली इतना फ़ॉर्मूला लिख के, और फिर आपको बोला जाएगा कि ये कौन-सा केपलर का नियम है, तो आपको उसको पहचान के लिखना होता है। ये 1 नंबर के लिए आ जाता है कभी-कभी। ये क्वेश्चन अलग-अलग 3 नियम अलग-अलग भी आ सकते हैं, कंबाइंड भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंबाइंड दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, अ, क्षण की परिभाषा लिखिए। जंग का है, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना? यहाँ पर देखिए, अब 3 क्वेश्चन साथ में कंबाइंड दिया गया। अब यहाँ पे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से वो देखिए। चरण की परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर, रासायनिक समीकरण यानी जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो लिखेंगे तो 1 नंबर। यानी कुल मिला के ये 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर आपको चरण की परिभाषा आती है, अगर तीनों प्रश्न आपको उत्तर आता है तो आप तीनों लिखिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको मिसिंग है, मान लीजिए कि आपको सूत्र नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप क्षरण और जंग का क्या अर्थ है ये भी लिख सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 नंबर तो मिल जाएँगे। 1 नंबर का ही घाटा होगा, बाकी 2 नंबर आपको मिल जाएँगे। तो आप जितना आता है उतना लिखने की कोशिश करिए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, क्षरण की परिभाषा क्या है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? धातुओं का क्षरण या संक्षारण रासायनिक क्रिया है, जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय, क्षय यानी कि हानि एवं ह्रास होता है। धातुओं का क्षरण या संक्षारण रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया मतलब क्यों कहते हैं ना, जैसे कि लोहे को देखिए, आप अगर बाहर रख देते हैं, मॉइस्चर जहाँ पे नमी होती है, तो वहाँ पे वो बाहर का जो ऑक्सीजन है, जो पानी का मॉइस्चर है, उसके कारण क्या करता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। अगर आप उसको यूँ ही छोड़ दीजिए, उसका ख़्याल न करिए, रख-रखाव न करिए, तो धीरे-धीरे वो लोहा सड़ जाता है और वो एकदम कमज़ोर होके मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है। पूरा एकदम आपको रेड चॉकलेटी भूरे रंग का जो वहाँ पे चूर्ण दिखाई देता है, वो क्या होता है, उसी को जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा, धातुओं का चरण या संक्षारण रासायनिक क्रिया है, जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। दूसरा आपको दिया है जंग का क्या अर्थ है। सिंपल, यहाँ पे जंग देखिए जो होता है वो स्पेशली लोहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोहे का लिखेंगे। लोहे की आर्द्र हवा के साथ, आर्द्र यानी कि जिसमें पानी की मात्रा होती है, पानी मात्रा हमेशा होती है लेकिन वो अधिक होती है मोस्टली बारिश के समय। लोहे की आर्द्र हवा के साथ अभिक्रिया होकर उस पर एक लाल भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, इसे जंग कहते हैं। तो इतना लिखने का आपको कितना मिल गया, 1 नंबर और मिल जाएगा। फिर थर्ड है आपका जंग का रासायनिक सूत्र। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 इंटू H2, है ना? ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र है। तो इतना आपको लिखने पे 3 नंबर मिल जाता है। फिर ये आपको थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो प्रश्न है यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहला आपने आकृति के रूप में देखा, जो पहला प्रश्न था वो आकृति के साथ दिया गया था, और जो दूसरा प्रश्न है 3 प्रश्नों का क्या था?
एक समूह था यानी कॉम्बिनेशन था, 3 प्रश्न एक साथ दिए गए थे कंबाइन करके। अब दूसरे यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो किस प्रकार से सारणी के रूप में दिया गया है ना? तो सारणी के रूप में आपको केवल बहुत एक्सप्लेन करके लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर लिखिए। बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट एकदम वही आंसर लिखिए, एग्ज़ैक्ट आंसर लिखिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 कॉलम्स हैं, पहले में है उपकरण, दूसरे में है उत्तल लेंसों की संख्या, तीसरे में है उपयोग, है ना? उपकरण दिए हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। उत्तल लेंसों की संख्या, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें कम नाभ्यंतर वाला एक यहाँ पर लेंस होता है, एक ही लेंस होता है ना? फिर यहाँ पर क्या बोला गया है? उपयोग, उपयोग क्या होता है इसका? घड़ी साज़, घड़ी की मरम्मत करने वाले जो होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं, आपने गए होंगे कभी डेंटिस्ट के पास, देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं मोस्टली यानी जो छोटी चीज़ें हैं उसको थोड़ा-सा बड़ा करके देखने के लिए, ताकि आँखों के पुतलियों पे तनाव ना पड़े। तो वहाँ पे थोड़ा-सा उसको बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि जो ज्वेलर होते हैं, वो किस प्रकार के जो मणि को जो हीरे मोती होते हैं, उसको जो जौहरी होती है, वो उसकी सत्यता को परखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। है ना? तो यहाँ पे एक ही लेंस का इस्तेमाल होता है, एक उत्तल लेंस, फिर उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब में होता है, साइंस लैब में आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी, नाम से मालूम पड़ रहा है कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला जो यंत्र होता है। जैसे कि सूक्ष्म जीव, है ना? जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, जो हमको आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, उनको देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने हेतु जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? यहाँ पे संयुक्त करने के लिए 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उपयोग भी वही है, सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करना। फिर है दूरदर्शी टेलीस्कोप, दूरदर्शी क्या होता है? टेलीस्कोप। हमको पता है दूरदर्शी, सिंपल, है ना? जो दूर की वस्तुएँ हैं, बहुत दूर की वस्तुएँ हैं, उनको देखने के लिए। लेकिन मोस्टली कहाँ पे? यहाँ पे भी देखिए लेंस 2 इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी पहले में 1, यहाँ पे 2 लेंस इस्तेमाल हो रहा है ना? अब यहाँ पे क्या है? खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए। खगोलीय पिंड, खगोलीय घटना, जो भी आकाश में जो भी घटनाएँ होती हैं, खगोल यानी आकाश, उनका निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये देखिए अपने सेकंड चैप्टर का दिया गया है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है ना? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 282। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी देखिए पहले आपको एक तत्व का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है। अब उसके आधार पर आपको सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए? यहाँ पे आपकी जो जानकारी ये होनी चाहिए कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किसका है? आपको तत्व पहचानना है पहले, है ना? जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर तत्व को नहीं पहचानोगे, तब तक आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर नहीं आएँगे। तो आपको सभी तत्वों का कम से कम एक या 30 तत्व हैं, यानी अपने जो आधुनिक आवर्त सारणी में कम से कम पहले फर्स्ट चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखकर याद करिए, उनके संकेत याद करिए, परमाणु क्रमांक याद करिए, परमाणु द्रव्यमान याद करिए। इतना आपको याद रहेगा तो फिर उसके आगे क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। 282 है ना? किसका है ये? मैग्नीशियम का है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक कैसे मालूम पड़ेगा? तीनों को ऐड कर दो। 2, 8 और 2 कितना हो गए? 12। तो यही क्या हो गया इसका परमाणु क्रमांक हो गया 2, 8, 2। इस तत्व का समूह कौन-सा है ना? इस तत्व का समूह कौन-सा? सबसे पहले हमको समूह पता होना चाहिए कि समूह क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी कॉलम्स हैं, जो खड़े कॉलम्स हैं, उन्हें कहते हैं समूह और जो आड़ी होती हैं, है ना, क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं आवर्त। ये आवर्त और ये क्या होता है? समूह, है ना? अब कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से समूह का तत्व है? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? हमको चेक करना होता है लास्ट का नंबर, जो सबसे बाहर का नंबर है, लास्ट का नंबर कितना है? 2, है ना? आपको यही देख के मालूम पड़ जाएगा 2 नंबर लास्ट का, ये दूसरे समूह का है। कैसे? अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, आपने रिवीजन भी किया होगा
आपको पता है कि पहले समूह में जो तत्व होते हैं उनकी बाहर की जो कक्षा होती है ना? बाहर की जो कक्षा होती है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दूसरे समूह का है उसमें बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे समूह का है तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख के कह सकते हो कि ये दूसरे समूह का तत्व है। फिर यह तत्व कौन से आवर्त में है? आवर्त आवर्त क्या होता है? जो आड़ी रेखाएँ होती हैं, है ना? जो आड़े यहाँ पर पंक्तियाँ बनी हुई हैं उनको हम लोग कहते हैं समूह। अब यहाँ पर आप देखो 1, 2, 3 है ना? 3 यहाँ पर आपको समूह दिखाई दे रहे हैं। अरे 3 आवर्त यानी कि पहली कक्षा में ये, दूसरी कक्षा में ये, तीसरी कक्षा में ये। और हमको पता है कि जो पहला आवर्त होता है यानी खाली यहाँ पर 1 ही कक्षा है। दूसरा आवर्त यानी 2 यहाँ पे 2 आवर्त हैं। तीसरा यानी फिर 3 कक्षा होती है ना? ये यहाँ पे 1 ही कक्षा होती, यहाँ पे 2 कक्षा होती है, यहाँ पे 3 कक्षा होती है। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख के कह सकते हो कि इसका जो आवर्त है वो तीसरा है ना? अभी देखिए पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? एकदम पैराग्राफ के फॉर्म में यानी कि ये बिल्कुल ही सिंपल है। आपको केवल पैराग्राफ जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी में एक्टिविटी करते हो, उसी फॉर्म में दिया गया है। आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसी पैराग्राफ में से ही आंसर आपको मिल जाएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाली पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और उसी में से आंसर छाँट लेना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित परिच्छेद का वाचन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना? घर के विद्युत संयोजन की विद्युत तार यानी जो लाइव होते हैं और उदासीन संपर्कता पर थी। ऐसी 3 तार होती है। उदासीन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। भू-संपर्क तार को जमीन में जोड़ा जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय और उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण इन दोनों तारों के एक दूसरे से स्पर्श करने पर उनमें से बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर लकड़ी कपड़ा प्लास्टिक जो कि जल्दी से फायर को कैच कर लेता है जिसमें जल्दी से आग लग सकती है होने पर आग लग सकती है इसीलिए सावधानी के तौर पर संगलक तार का उपयोग किया जाता है। तो इतना पैराग्राफ पढ़ लिया आपने फिर आपको क्वेश्चन दिया कि 2 तारों के नाम लिखिए जिनका विभवांतर 220 वोल्ट है। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है पहला वाला। 2 तारों के नाम लिखिए। अगर मान लीजिए कि आपने 2 तारों के नाम नहीं लिखे, आपने किसी एक तार का नाम लिखा है, तो आपको 1 में से आधा नंबर मिलेंगे। दोनों तार का नाम लिखने पे आपको पूरा 1 नंबर मिलता है। अब वो तार कौन-कौन से हैं? एक तो विद्युत तार यानी जो लाइव है और दूसरा उदासीन। लाइव और उदासीन के मध्य ही विभवांतर होता है। तो जब दोनों के नाम लिखेंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। फिर है लघु परिपथन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट, तो ये लघु परिपथन है, शॉर्ट सर्किट। इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखिए। उपकरण के दोष के कारण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। है ना? उपकरण के दोष के कारण या विद्युत में और उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण धूप, बारिश इन सब के कारण क्या होता है कि कभी-कभी जो प्लास्टिक के तार होते हैं, वो प्लास्टिक के ऊपर का जो कवर होता है, वो सड़कर निकल जाता है, झड़ जाता है। तो अगर कभी बाई चांस वो दोनों तार जो लाइव है और जो न्यूट्रल है, अगर आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो क्या होता है कि बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ होने पर आग लग सकती है ना? इसी को क्या कहते हैं? लग सकती है। अब एक आपका देखिए सेकंड आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे आप क्या लिखोगे? इसी को लघु परिपथन कहते हैं। अब आगे का इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको यहाँ तक लिखने पे सेकंड आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आपको क्या ऐड करना है? इसी को लघु परिपथन कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है संगलक तार के कार्य लिखिए। अब संगलक तार के क्या कार्य लिखने तो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं कि सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कि सावधानी के तौर पर संगलक तार का उपयोग किया जाता है। ये आंसर ठीक है कि सावधानी के तौर पर काम किया लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्य क्या है? कैसे कार्य करता है? तो आपको यहाँ पर अपना
थोड़ा-सा आंसर एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके कार्य लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? उच्च विद्युत धारा परिपथन में प्रवाहित होते ही, हैं? उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होते ही संगलक तार पिघल कर परिपथ को खंडित करता है। अगर फ्यूज लगा हुआ है और इस प्रकार की घटना होती है लघु परिपथन की, तो जब विद्युत धारा परिपथ में बहुत अधिक प्रवाहित हो रही है, तो संगलक तार जो होता है बहुत ही पतला तार होता है ना, धातुओं का बना बहुत ही पतला तार होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, कम तापमान में वो पिघल जाता है। तो क्या होगा कि जब उसमें से अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो हीट होगा, गर्म होके बहुत अधिक गर्म होके क्या होता है कि वो तार पिघल जाता है। उस तार के पिघलते ही आगे तक विद्युत धारा खंडित हो जाती है, यानी अब विद्युत धारा पूरे घर में नहीं जाएगी। तो एक छोटा-सा फ्यूज़ जो है वो पूरे घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेता है। अगर मान लीजिए कि घर में फ्यूज़ नहीं लगा है तो क्या हो सकता है कि जितने भी हमारे घर में उपकरण हैं उन सब में क्या होगा कि हाई वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित होगी और फिर जितने भी उपकरण हैं, टीवी है, फ्रिज है, उन सब के जलने के या खराब होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आपने फ्यूज़ लगाया हुआ है, तो सारा लोड वो अपने ऊपर ले लेता है और पूरा अ, तार पिघल कर वो उस विद्युत परिपथ को खंडित कर देता है और जो बड़ी दुर्घटना रहती है वो टल जाती है। तो इसीलिए सावधानी के तौर पर संगलक तार का उपयोग करते हैं। तो इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, विद्युत मोटर के 4 अंगों के नामांकन कीजिए और डीसी मोटर के 2 उपयोग लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया है 4 अंगों का नाम। जब आप 4 पार्ट के नाम लिखेंगे, तो आपको कुल यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स, यानी एक लेबलिंग जो एक लेबलिंग है, वो आपका कितने का है? आधे मार्क का है। तो बीच में आपका जो सबसे पहले दिया गया है, वो क्या है? लोहे का कोर, है ना? ये क्या है? लोहे का कोर है। फिर उसके बाद जो सेकंड दिया है आपका यहाँ पर, आर्मेचर कुंडली, है ना? उसको बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। फिर है थर्ड वन, है ना? ये क्या है? ये जो यहाँ पर दिया है, ये है लोहे का एक रॉड है। ये लोहे का रॉड है और ये है स्प्लिट रिंग। जो स्प्लिट रिंग यानी कि जो उसको स्प्लिट को क्या बोलते हैं? उसको डिवाइडेड होता है जो बीच में, है ना? विभक्त, विभक्त वलय, वलय यानी छल्ला, गोला होता है, विभक्त वलय है और ये लोहे का छड़ है। तो ये इतना आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएँगे। फिर दिया है क्या, क्वेश्चन क्या था आगे का कि डीसी मोटर के 2 उपयोग, डायरेक्ट करंट मोटर का। तो मोस्टली वो ट्रेनों के मोटर में, ट्रेन में या फिर लिफ्ट जो होता है, एलिवेटर होता है, इन जगहों पर इसका डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 विषमताएँ लिखिए। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उनमें विषमताएँ क्या थी, दोष क्या था, आपको वो लिखना है ना? तो जब जब मेंडलीव थे, उनका सबसे बड़े जो उन्होंने जो अपना पूरा थियरी लिखा था, उसमें दोष ये था कि जो हाइड्रोजन था, उसका वो स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे कि किस स्थान पे रहना चाहिए। सबसे छोटा है और वो अल्कली की तरह भी काम करता है और वो क्षार की तरह भी काम करता है ना? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट भी करता है। तो इसीलिए वो दोनों के ही नेचर को शो करता है। एसिड और मोस्टली वो मेटल, नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टर शो करता है। तो फिर वो कन्फ्यूज़न उनका दूर नहीं हुआ कि उसको किसके साथ रखना चाहिए, तो फाइनली उसको एक सबसे छोटा होने के कारण एक स्थान पहला नंबर दे दिया गया। हालाँकि वो धातुओं के समूह में रख गया है, लेकिन वो धातु तो है नहीं, जी में है। फिर कुछ तत्व ऐसे थे, अलग-अलग थे, लेकिन परमाणु भार समान थे। आपको पता ही है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उन्होंने परमाणु भारों के आधार पर बनाई थी। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग-अलग हैं, लेकिन परमाणु भार समान है। तो परमाणु भार अगर समान है, तो उनके परमाणु क्रमांक अलग होते हुए भी उनको एक जगह रख दिया गया। तो दूसरी गलती तो ये हो गई। फिर तीसरा क्या था कि समस्थानिकों का नाम, यही जो मैंने कहा, ये सेकंड पॉइंट, इस समस्थानिक की आपको पता होगा समस्थानिक क्या होता है? जिन 2 तत्वों के
अगर परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग-अलग हो, उनको समस्थानिक कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उस टाइम तक समस्थानिक का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर वो क्या किए कि उनको सभी तत्वों को जिनका परमाणु भार समान दिख रहा है, उनको एक जगह पे रख दिया, जो कि तत्व अलग-अलग थे, उनका नेचर बिल्कुल अलग था। उनका जो गुणधर्म था बिल्कुल अलग होने पर भी उनको एक जगह रख दिया गया था। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो उन्होंने अपने सारणी में किए थे, ये नामांकन करते समय। तो आप 3 पॉइंट जब लिखते हो, 3 पॉइंट लिखने पे आपको 3 नंबर मिलते हैं। ओके? अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, कोई 5। तो उसमें से जो पहला दिया है, आपको एक पूरा टेबल दिया गया है। ये आपकी किताब में भी बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं सेकंड चैप्टर में। 2 यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, तत्व और परमाणु त्रिज्या। तत्व में कौन-कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम, लिथियम और परमाणु त्रिज्या दी गई। उसके जस्ट नीचे उनकी परमाणु त्रिज्या, तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है। फिर आपको बोला गया है उपयुक्त सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सारणी देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। उपयुक्त तत्वों के समूह बताओ। आपको तत्वों को देखकर समूह बनाना है कि कौन से समूह में ये हैं, उनका कौन-सा समूह है, कौन समूह में इंक्लूड किए गए हैं। सोडियम, यहाँ पे देखिए सोडियम। अब सोडियम को पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, लिथियम है। अब अगर सबके बारे में आपको नहीं पता, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये तो हम लोग के 30 के अंदर एलिमेंट आते हैं। अगर इतना भी आपने देख लिया है, तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, है ना? लिथियम का क्या है? 2 और 1। 2 और 1 लिथियम का हो गया। सोडियम का कितना हो गया? 2, 8, 1। पोटेशियम का कितना हो गया? 2, 8, 8, 1, है ना? अब देखिए कि सभी का जो अंत है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो अंतिम कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही है। यानी कौन-से समूह में आ गया ये? पहले समूह में आ गया। तो समूह कौन-सा है? पहला, है ना? ये पहला समूह है। उपयुक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, है ना? त्रिज्याओं के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बहुत सिंपल है देखिए, आपको तो आरोही संख्या लिखनी आती है, आपको केवल ऑर्डर करना है कि सबसे छोटा कौन-सा है। सबसे छोटा कौन है? 152, फिर 186, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लिखेंगे, यानी पहले आप लिथियम लिखेंगे, फिर सोडियम लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम थर्ड नंबर पे आएगा, रुबिडियम फोर्थ नंबर पे आएगा, सीज़ियम फिफ्थ नंबर पे आएगा, है ना? तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो इतना लिखने पर ही, जो कि आपको केवल देख के लिखना है, आपको बहुत दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको देख के लिख देना है। अगर मान लीजिए कि आपको समूह याद नहीं है, समूह अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण याद नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप अरेंजमेंट तो कर ही सकते हो इतना कि 1, 2, 3, इतना तो आप लिख ही सकते हो देखकर। तो यहाँ पे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन न करने पे भी आपको सेकंड का फर्स्ट 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर है उपयुक्त में से सबसे बड़ा परमाणु, सबसे छोटा परमाणु कौन-सा है? बहुत ही सिंपल है। सबसे छोटा कौन है? लिथियम। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा फिर? सीज़ियम, है ना? तो सबसे छोटा लिथियम हो जाएगा और सबसे बड़ा कौन-सा हो जाएगा, सिर्फ़ देख के लिखना है केवल, ये बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत ईज़ी है। इसलिए मैं कहूँगी कि इस प्रकार के जो प्रश्न किताब में दिए गए हैं बीच में से, उनको भी आप ज़रूर तैयार करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क, तो आपका मार्क कहीं कटने की संभावना नहीं। अगर आपने खाली इतना लिख दिया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। फिर है यहाँ पर सेकंड, शीत प्रदेशों में जलीय वनस्पतियों और जलचरों को जीवित रखने के लिए शीत प्रदेशों में वनस्पतियों और जलचरों को जीवित रखने के लिए पानी के असंगत व्यवहार की भूमिका स्पष्ट करो। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, भूमिका स्पष्ट करो, तो फिर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पानी का असंगत व्यवहार होता क्या है ना? कभी-कभी क्या होता है, खाली परिभाषा पूछ लेगा कि पानी का असंगत व्यवहार किसे कहते हैं? तो आपने अगर उतना लिखा तो आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि उसी के साथ थोड़ा-सा ऐड कर दिया गया है कि जो पानी का असंगत व्यवहार है, उसकी क्या भूमिका है कि कहाँ पर जो जलीय वनस्पतियाँ हैं, जलचर जो कि पानी के नीचे रहते हैं। तो होता क्या है
असंगत व्यवहार क्या है पानी का कि पानी मोस्टली क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, अगर उसको आप गर्म करते हैं, तो क्या होता है उसका प्रसरण होता है, उसके जो परमाणु होते हैं वो फैलना शुरू करते हैं, एक-दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं, वो पिघलना शुरू होता है और उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है ना? उसमें प्रसरण होता है, प्रसरण यानी फैलने लगता है। लेकिन पानी के साथ क्या है, पानी के साथ यहाँ पे अजीबो-गरीब व्यवहार होता है। 0 से 4 तक, अगर आप 0 पे बर्फ है, तो 0 से 4 के बीच में क्या होना चाहिए? उसको फैलना चाहिए गर्म करने पे। लेकिन यहाँ पे 4 तक उल्टा हो रहा है। 0 से 4 तक वो संकुचन होता है, यानी कि अब वो और सिकुड़ना शुरू कर देता है। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि उसका आयतन कम हो जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है। लेकिन 4 के ऊपर जब गर्म करते हो, 4 के ऊपर उसको गर्म कर रहे हो, तब अचानक से उसमें प्रसरण शुरू हो जाता है। यानी पहले 0 से लेकर 4 तक संकुचित हुआ, फिर 4 के बाद वो प्रसरण होना शुरू होता है, तो उसका आयतन अब बढ़ रहा है। प्रसरण हो रहा है तो फिर आयतन उसका बढ़ रहा है। तब क्या होता है कि पानी अब कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। जो ऊपर का बर्फ होता है वो और 4 डिग्री के बाद जब हीट होता है तो वो नीचे आना शुरू करता है। अब ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऊपर के जो बर्फ हैं उनका आयतन का उसका जो घनत्व है, बर्फ का घनत्व कम होता है, पता ही है। के कारण क्या होता है कि वो ऊपर होता है और जो पानी का घनत्व होता है वो ज़्यादातर वो नीचे की तरफ रहता है ना? तो पानी गर्म होके नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो हो गया एक कारण। और दूसरा क्या होता है कि अब जब गर्म पानी नीचे आ रहा है यानी कि उस 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तापमान बढ़ रहा है तो पानी आ रहा है नीचे और 4 डिग्री सेल्सियस तक जो बर्फ है वो है ऊपर। अब नीचे अंदर जो जीव रहते हैं, जीव-जंतु, इसके साथ-साथ में वो क्या करते हैं, वो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया करते हैं। ना श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो वो भी ऊष्मा का एक बाहर उत्सर्जन ही कर रहे होते हैं। साथ में जो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके कारण भी कुछ हद तक, बहुत नहीं कुछ हद तक जो पानी का टेम्परेचर है वो कम रहता अधिक होता रहता है ऊपर की अपेक्षा और फिर इसीलिए जो नीचे का जो पानी होता है, वो पूरी तरह बर्फ में रूपांतरित नहीं होता है और जो जीव-जंतु हैं नीचे, वो नीचे जीवित रह पाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, होली की ज्वाला के दूसरी ओर की कुछ वस्तुओं को क्या तुमने हिलते हुए देखा है? ऐसा क्यों होता है? ये अपना जो प्रकाश है प्रकाश का अपवर्तन उस चैप्टर में से प्रश्न, होली की ज्वाला की दूसरी ओर की कुछ वस्तुओं का, ये आपने भी महसूस किया होगा अगर आपने कभी ठंडी के समय आग अपने आग के आस-पास बैठे होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है आपके अपोज़िट डायरेक्शन में, जो कि अलाव के दूसरे तरफ बैठा है या होलिका के दूसरे तरफ खड़ा है, तो उसकी जो आकृति है वो आपको हिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जो हवा होती है वो गर्म होने पे क्या होती है? फैलती है। हवा गर्म होने पर फैलती है, तो होता क्या है कि जब वो गर्म हो रही है, तो हल्की होती है, फैलने पे वो हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ जाती है और जब वो ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे जो स्थान खाली हो गया, क्योंकि हवा चली गई गर्म होकर ऊपर, अब वहाँ पे स्थान खाली हो गया, तो आस-पास की जो ठंडी हवा होती है, वो उसका स्थान तुरंत ले लेती है ना? अगर मैं आकृति की बात करूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे अलाव है, यहाँ की हवा ठंडी हो गर्म होकर ऊपर जा रही है, तो आस-पास की हवा यहाँ पर आती है। अब लगातार इस प्रकार से क्या होता है कि जो हवा है, वो इसी प्रकार से ठंडी होती जा रही है और नई हवा यहाँ पर आती जा रही है इस प्रकार से। अब क्योंकि ये स्थिर नहीं है, जब हवा स्थिर नहीं है यानी आपका जो माध्यम हवा एक माध्यम है ना? जो माध्यम है वो स्थिर नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा अपवर्तन के बारे में कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अपना पथ क्या करती हैं वो थोड़ा-सा चेंज कर देती हैं, अपना जो रास्ता है वो बदल देती हैं, है ना? तो फिर इसीलिए क्या होता है कि अब यहाँ पर तो जो माध्यम है ना? वो जो माध्यम है वो हवा है, वो हल्की हो रही है, आस-पास का जो हवा है वो कैसी है? ठंडी है। तो उसके अपेक्षा जो गर्म हवा है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? वो कुछ ज़्यादा कम हो जाता है। अब क्योंकि जब हवा ही फिक्स नहीं है, जिसमें आप पिक्चर जैसे पर्दा हिलता हुआ देखते हो, तो आपको पिक्चर हिलता हुआ दिखाई देता है ना? जब पर्दा यानी कि एक प्रकार से हवा क्या है? वो पर्दे का काम कर रही है, जब वही हिल रही है, तो आपको पिक्चर क्लियर कैसे दिखाई देगा? जब माध्यम हिलता हुआ रहता है, स्थिर नहीं है, इसी कारण से उसमें जो हम लोग को इमेज दिखाई देती
है ना? वो भी हमको हिलती हुई दिखाई देती है, अपवर्तनांक के कारण और वहाँ का जो वातावरण है वो भी स्थिर नहीं है, इसीलिए। फिर एक क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी की रचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना? आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, आपको उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या-क्या लिखेंगे? आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको दिया है आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, पेज नंबर 21 पे वहाँ पे दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी की में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे बना है? 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें 1 से 7 क्रमांक दिए गए हैं। उसी प्रकार से 18 और द्वादश स्तंभ हैं, उन्हें समूह कहते हैं, जिन्हें 1 से 18 क्रमांक दिए गए हैं। आवर्त तथा समूह इनकी रचना में चौखट तैयार होते हैं, है ना? इसका आंसर आप इसके आधार पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा अपना एक पिक्चर डाला हुआ आधुनिक आवर्त सारणी का। अगर आप काउंट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं और 18 समूह हैं, खड़े कॉलम्स। अब आवर्त तथा समूह इनकी रचना से चौखट तैयार होते हैं, है ना? अब इन दोनों के कारण ये चौखट देखिए डब्बे बन रहे हैं ना, बहुत सारे चौखट का निर्माण हो रहा है। इन चौखट में ऊपर से ऊपर की ओर से क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है। ऊपर आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर, है ना? यानी परमाणु क्रमांक, फिर एलिमेंट सिंबल, परमाणु का जो संकेत चिन्ह है वो दिया है, फिर है एलिमेंट नेम, उसका नाम क्या है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। फिर 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 7 क्षैतिज पंक्तियाँ, ये तो 7 यहाँ तक हो गई, इसके अतिरिक्त जो 2 है, ये 2 है जो यहाँ का कॉलम, है ना? इसी को यहाँ पर एक पूरा विस्तृत करके लिखा गया है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड श्रेणी, ऊपर का लैंथेनाइड एक श्रेणी है, नीचे का एक्टिनाइड श्रेणी है। तो वही उसी 7 और 6 में का ही ये एक्सटेंशन है नीचे। इन 2 श्रेणियों को क्रमशः लैंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 2 श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी में कुल 118 चौखट हैं, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान है। कुछ समय पहले ही कुछ ये आपको लिखने की 18 तत्वों के लिए स्थान है, खाली यहाँ तक लिख के आपको स्टॉप कर देना है और इतना आप लिखोगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी आंसर लिखिए, उसको निबंध की तरह मत लिखिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। आपका एक पॉइंट खत्म हो गया, एक नंबर डाल के खत्म कर दीजिए, दूसरा नीचे लिख रहे हो, दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर डाल के लिखिए, तो ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनता है उससे। और जो एग्ज़ामिनर है उसको भी आंसर ढूँढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पॉइंट काउंट करता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, उनको पढ़ने में आसानी होती है और उससे आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, एक इंप्रेशन अच्छा बनता है, आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। अब देखिए जो कुछ आंसर्स के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना? इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। समय कम है, बहुत जल्दी-जल्दी कंप्लीट करूँगी और आपको मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँगी ये, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। जी का मान कौन से कारकों पर निर्भर करता है? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण मान, है ना? जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो किस कारक पर डिपेंड करता है? ये सारे 3 अंक के प्रश्न हैं। स्पष्ट करो, पहले आपको लिखना है कौन-कौन से कारक, यहाँ पे दिया है पृथ्वी के पृष्ठभाग का, फिर पृथ्वी के पृष्ठभाग से गहराई, पृथ्वी का आकार, है ना? तो पहले पॉइंट का एक्सटेंशन कैसे? जैसे-जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से अर्थात पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं, वैसे-वैसे जी का मान क्रमशः घटता जाता है। पृथ्वी से आप जितना दूर जाओगे, पृथ्वी से आकर्षण कम होते जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम होते जाता है। यह 1/r प्लस h का वर्ग के अनुपात में परिवर्तित होता है। r क्या है यहाँ पर? r यहाँ पर होता है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी का जो गोला है उसकी जो त्रिज्या होती है वो r। h क्या है? पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो h होती है। तो इसके अनुपात में परिवर्तित होता है। इसमें r बराबर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, h पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर g का मान सर्वाधिक होता है। पृष्ठभाग पर मतलब कहाँ? जैसे कि अगर एक पृथ्वी है तो सबसे अधिक सरफेस पे यहाँ पे होता है। नीचे आओगे तो सेंटर में कम हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो कम होगा। सबसे अधिक पृथ्वी के सरफेस पे होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे-जैसे उसके केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे-वैसे सामान्यतः जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी का आकार पूर्ण रूपेण गोलाकार नहीं है, ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है।
विषुवत पृथ्वी पर थोड़ी-सी उभरी है और अंततः पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है ना? अपना जो पृथ्वी है थोड़ा-सा चिपटा है, यानी कि अगर आप यहाँ से कंपेयर टू यहाँ पर हैं, एक ये त्रिज्या देख रहे हो, तो इसके कंपैरिज़न में यानी कि जो यह भूमध्य रेखा होती है यहाँ से और यहाँ पर, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? तो ये त्रिज्या है, थोड़ी कम है, ये थोड़ी अधिक है ना? तो हर जगह जी का मान समान नहीं है। तो ये आप ज़रूर याद करना, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। फिर सेकंड चैप्टर में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण उनके तत्वों के गुणधर्म में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट करो। समूह 1 अर्थात क्षारीय धातुओं की कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। उसी प्रकार दूसरे किसी भी समूह के तत्वों को देखने के उन पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान दिखाई देती है ना? तो परिवर्तन क्या होता है कि जिस प्रकार से आप लेफ्ट साइड जाते हो, जैसे कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ से इस तरफ जा रहे हो, बाएँ से दाएँ जा रहे हो। तो पहले में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे अधिक जो एक्टिव होगा धातु, वो कौन-सा होगा? पहले समूह का होगा। तुरंत इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दूसरे का क्योंकि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कम कुछ अधिक उसको शक्ति लगानी पड़ती है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। 3 जिसमें है उसको थोड़ा और ऊर्जा लगानी पड़ती है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। चौथा जो है वो क्या करता है, अब चौथे के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बराबर-बराबर हो गया, उसको 4 त्याग भी सकता है, 4 ले भी सकता है, लेकिन वो ये काम नहीं करता। तो क्या करता है वो सहसंयोजकी बंध बनाता है, यानी दूसरे के साथ शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन की, वो आयन नहीं बनाता है ना? तो ये बाएँ से दाएँ जाने पे क्या होता है कि धात्विक जो गुणधर्म होता है वो कम होता है और अधात्विक गुणधर्म बढ़ते जाता है। उसी प्रकार ऊपर से नीचे धात्विक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं और अधात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं। ये आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट शेयर कर देती हूँ, टाइम कम है अभी। परमाणु के आकार का अर्थ बताकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। परमाणु का आकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। समूह तथा आवर्तों में वो किस प्रकार बदलता है, स्पष्ट करो, है ना? क्या होता है, मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ आपको। जैसे-जैसे बाएँ से दाएँ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है ना? तो सेंटर में अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसका सेंटर में अट्रैक्शन कम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन उनका सेंटर में अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे बाएँ से जाने पर जो परमाणु आकार होता है वो घटते जाता है और ऊपर से नीचे क्या होता है कि नए कक्ष जुड़ते हैं, नई-नई कक्षाएँ बनती जाती हैं। इसलिए अभिकारक तथा उत्पाद की भेद स्पष्ट करो, है ना? अभिकारक तथा उत्पाद की परिभाषा आप लिखोगे। पहले अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक वो होते हैं जो 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं। फिर उत्पाद, उन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो उत्पाद होता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है उदाहरण सहित। जब अभिकारक की परिभाषा लिखोगे, उत्पाद की परिभाषा लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और उदाहरण लिखने पर इस प्रकार से समीकरण के साथ लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा। ये ज़रूरी है लिखना, तो आपको 1 नंबर मिलता है ना? अभिकारक, उत्पाद और उदाहरण, कुल मिला के आपको 3 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के तापमान पर किस प्रकार निर्भर होती है, उसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। टेम्परेचर के कारण क्या असर पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया पर? किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, स्पीड अप हो जाती है, यानी कि और तेज़ हो जाती है। तो आपको एग्ज़ाम्पल के साथ लिखना है। फिर ओरस्टेड के प्रयोग में निम्नलिखित दशाओं में चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कंबाइंड के रूप में, और प्रत्येक के लिए यहाँ पे कितना बोला गया है, हाफ, ना हाफ मार्क है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही में कंबाइंड क्वेश्चन है, छोटे-छोटे उत्तर हैं, कुल आपको 3 नंबर मिल जाएँगे। फर्स्ट चैप्टर का है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच क्रियाशील गुरुत्व बल के परिणाम के सूत्र के आधार पर एसआई में गुरुत्व स्थिरांक की इकाई निर्धारित करो। उसके आधार पर शीर्ष प्रणाली में गुरुत्व स्थिरांक की इकाई लिखो, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड चैप्टर से आधुनिक आवर्त सारणी की रचना, जो हम लोगों ने अभी देखा, टिप्पणी के रूप में देखिए, मैंने कहा था कि अलग-अलग क्वेश्चन आते हैं, तो ये टिप्पणी है।
है ना? आकृति के साथ, पैराग्राफ के साथ, फिर कॉलम के साथ और इस प्रकार से अलग-अलग प्रश्न आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान पर टिप्पणी लिखिए। जो मैंने समस्थानिक की बात की थी कि उनका परमाणु क्रमांक अलग-अलग होता है और परमाणु भार समान होता है, तो उसके कारण से ही क्या हो गया था, मेंडलीव ने यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी थी। फिर जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया एक साथ ही है, देखिए ऑक्सी अवकरण, रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो तैयार करना। फिर देखिए इस प्रकार से जैसे हम लोगों ने कहा ना कि कॉलम जो आपको दिया था घड़ी साज का, लेंस का दिया था, इस प्रकार से कॉलम के रूप में भी 3 आपको देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कॉलम्स के रूप में, जोड़ियाँ मिलाओ के रूप में भी आ सकते हैं 3-3 नंबर के। इस प्रकार से आ सकते हैं प्रश्न जो कि आपका मल्टीपल यहाँ पे जो शाब्दिक प्रश्न है वो दिया गया है। 100 वाट वाला कोई टीवी सेट प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जाता है किसी अधिवर्ष लीप ईयर। अधिवर्ष क्या होता है? इसमें कि जो फरवरी होता है वो 29 डेज़ का होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 365 डेज़ ना होकर 366 डे हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अगर लीप ईयर की बात नहीं कर रहा है तो आप सिंपल 365 डेज़ लिखोगे और अगर अधिवर्ष या लीप ईयर की बात कर रहा है तो 366 डेज़ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बोला किसी अधिवर्ष में वो टीवी सेट कुल कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा? प्रश्नानुसार पावर कितना यूज़ किया 100 वॉट, टी कितना है यानी टाइम 6 घंटे प्रतिदिन और 366 दिन है तो 6 गुणे 366 यानी 2196 घंटे टीवी चली है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलो वाट पर हावर, है ना? फिर ये कितना हो जाएगा मिला के 1000 वाट पर हावर। फिर नेट इतना यूनिट कितना यूज़ किया है, तो ऊपर हो जाएगा वाट और टाइम, उसका पावर और टाइम अपॉन वाट आवर, है ना? पर यूनिट, इस प्रकार से लिखोगे। अब यहाँ पे आप देखते हैं, हल करने पे क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, 1000 ये 10 टाइम्स में कट जाएगा यहाँ पर, है ना? अभी इसका आप क्या करेंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे, तो फिर आपको मिलेगा 219.6 यूनिट। तो ये हो गया आपका कितना सवाल। आपको लास्ट में देखिए आंसर इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, ये आंसर आप ज़रूर लिखिए। आपका जो आंसर है वो कंप्लीट दिखाई देता है इससे। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार का, खाली एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है कि कितना यहाँ पर मूल्य ने कितना उसका बिल आने वाला है अगर इस हिसाब से वो खर्च करेगा। 1100 वाट विद्युत शक्ति की इस्त्री रोज़ 2 घंटे उपयोग किए जाने पर अप्रैल महीने में। अब हमको ये मालूम होना चाहिए, अगर महीने की बात करता है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो उतने दिन के अनुसार हमको उस घंटे में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घंटे निकालने के लिए। विद्युत कंपनी 1 यूनिट ऊर्जा के लिए ₹5 मूल्य लेती है। तो पहले हम यूनिट निकालेंगे, वहाँ पे हमने यूनिट निकाल के छोड़ दिया पीछे सवाल में। यहाँ पे यूनिट निकालने के बाद उसका जो भी मूल्य दिया गया प्रति यूनिट उसमें हम लोग गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूनिट कितना आया? यहाँ पे यूनिट आया कितना? 60। तो उसमें हम लोगों ने उसका जो डेली का खर्च है यूनिट का ₹5 उसमें मल्टीप्लाई किया, ₹330 हमको मिल गया। तो बस सिंपल सा ही सवाल है, इस प्रकार के सवाल मोस्टली आते हैं। परमाणु आकार का अर्थ बताकर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा परमाणु आकार के बारे में, सेम वही प्रश्न है। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक था मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है इस बारे में तो जल्दी से पूछ सकता है। पूछो बेटा, प्रश्न पूछो, किसी को कुछ प्रश्न होगा तो। ये किसी को प्रश्न नहीं है? ठीक है। हेलो मैडम, क्यों करती हूँ फिर? किसी का हाथ ऊपर नहीं है? ठीक है। ठीक है, फिर बंद करते हैं। ओके।